हेलो स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 11 डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन और ये हमारे वीडियो का पार्ट 4 है। स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं आपकी बुक के पेज नंबर 132 के एग्जाम्पल 1 एंड 2। तो एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 1 में क्या है? द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ पर्टिकुलर quantity of cloth is rupees 210. Tabulate the cost of 2, 4, 10 and 30 meter of cloth of the same time. यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर 5 मीटर क्लॉथ 210 रुपीज़ का आता है तो पर्टिकुलर क्वालिटी का क्लॉथ है ये, तो 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर और 30 मीटर की कॉस्ट क्या होगी, ये आप टेबुलेट करके बताइए। मतलब टेबल में फिल करिए कि 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर और 30 मीटर, 13 मीटर क्लॉथ कितने रुपए का आएगा। अगर 5 मीटर क्लॉथ आ रहा है 210 रुपीज़ का, ठीक है। तो इसके लिए हमें बनानी पड़ेगी टेबल। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यह मान लेते हैं कि जो मीटर है, दो क्वांटिटी है यहाँ पे, मीटर और कॉस्ट। तो मीटर को तो हम एक्स क्वांटिटी मान लेते हैं और हम क्या करते हैं, जो क्लॉथ की जो कॉस्ट है उसको हम वाई क्वांटिटी मान लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए कि सपोज लेंथ इज एक्स क्वांटिटी एंड कॉस्ट इज वाई क्वांटिटी। ऐसे हम लिख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। Suppose length is x quantity and cost is y quantity। ठीक है। अब हमें टेबल बनानी है, तो आप क्या करिए, एक्स क्वांटिटी हमने पहले ही लिख दिया है कि लेंथ एक्स क्वांटिटी है और कॉस्ट क्या है, लेंथ जो है वो एक्स क्वांटिटी है और कॉस्ट क्या है, वाई क्वांटिटी है। ये हमने पहले ही बता दिया है। अब हम डायरेक्ट टेबल बनाते हैं और लिखते हैं यहाँ पे एक्स क्वांटिटी और लिख लेते हैं वाई क्वांटिटी। ठीक है स्टूडेंट। अब एक्स क्वांटिटी हम किस तरह से, जो लेंथ है उसको हम किस तरह से दिखाएंगे, पहले हम 2 लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 2, फिर हम लिखेंगे 4, फिर हम लिखेंगे 5। ठीक है। 2 मीटर क्लॉथ, 4 मीटर क्लॉथ, 5 मीटर क्लॉथ, उसके बाद 10 मीटर क्लॉथ और फिर हम लिखेंगे 13 मीटर क्लॉथ। ठीक है। फिर हम y क्वांटिटी में देखिए कॉस्ट हमें बतानी है, तो वो तो सिर्फ 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट दे रखी है, जो कितनी है, रुपीज 210। ठीक है, इतना दे रखी है बस। तो आप इसको टेबल में, इसकी टेबल बना लीजिए पहले तो। ठीक है, इस तरह से आप इसको टेबल तैयार कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से हम इसे टेबल में दिखाएंगे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में टेबुलेट फॉर्म में ही दिखाने के लिए कहा गया है, तो इस तरह से हमें टेबल बनानी है। ठीक है, आप इस तरह से टेबल बना लीजिएगा अच्छी सी स्केल से। ठीक है स्टूडेंट, सॉल्यूशन में, क्योंकि टेबल में ही दिखाना है आपको सब कुछ, टेबल में तो आपको दिखाना ही है, फिर आप अलग से लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब आप देखिए कि आप देख रहे हैं कि भाई ये एक्स क्वांटिटी और वाई क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी है हमें। अब इसके अलग अलग वेरिएशन है, ये मीटर है और ये कॉस्ट है। तो हम जो क्वांटिटी हमें फाइंड है एक्स और वाई की, उसे हम x1 और y1 मानेंगे। तो x में तो हमें 5 मीटर क्लॉथ मालूम है, तो इसे हम x1 मानेंगे। और y क्वांटिटी में हमें 210 रुपीज़ पता है, जो कि 210 रुपीज़ में 5 मीटर क्लॉथ आता है, तो इसे हम y1 क्वांटिटी मान लेते हैं। अब 2 मीटर क्लॉथ को मैं x2 क्वांटिटी मान रही हूँ और 4 मीटर क्लॉथ को x3 क्वांटिटी और 10 मीटर क्लॉथ को x4 क्वांटिटी और 13 मीटर क्लॉथ को x5 क्वांटिटी। ठीक है। अब ये y1 है, ये क्या है, y2 है। अगर ये x2 है तो ये y2 है, ये y3 है, ये y1 है और ये क्या है, ये हमारी y4 है, ये हमारा y4 है और ये हमारा है y5। ठीक है।
अब स्टूडेंट आपको फाइंड क्या करना है, y2, y3, y4, y5 मतलब कॉस्ट आपको फाइंड करनी है। लेंथ तो आपको दे रखी है, कॉस्ट फाइंड करके आपको टेबल में फिल कर देनी है। अब देखिए स्टूडेंट, पहले तो आप ये देखिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है क्या। 2 मीटर क्लॉथ, अगर 5 मीटर क्लॉथ आ रहा है 210 रुपीज़ का, तो 10 मीटर तो ज़्यादा रुपए में आएगा, 13 मीटर और भी ज़्यादा में आएगा, 4 मीटर कम में आएगा और 2 मीटर और भी कम में आएगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन रहा है, ठीक है, क्योंकि क्वांटिटी दोनों ही क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब आप देखिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहता क्या है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो कहता है कि x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2 कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, ये कह रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन के इसी नियम को ध्यान में रखते हुए y क्वांटिटी के जो अलग अलग वेरिएशन है वह फाइंड करेंगे। तो आप देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला काम हम करते हैं x2 और y2 को फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम x2 और y2 को फाइंड करेंगे, तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2 होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग x1 तो हमारा 5 है, और क्या है y1 क्या है 210 है, और x2 क्या है हमारा x2 2 है, और y2 हमें फाइंड करना है, ठीक है, y2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब आप देखिए कि आगे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, आगे हम क्या करते हैं, इनको कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो मुझे क्या मिलेगा 5 और y2, ठीक है, और 2 इंटू 210। अब देखिए कि 5 और y2 मल्टीप्लाई हो गए और 210 और 2 मल्टीप्लाई हो गया, y2 को मैं यहीं रहने दूंगी और क्या करूंगी 2 इंटू 210 है, 5 यहाँ y2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखिए 5 4 जा 20 होता है, 1 बचेगा, 5 2 जा 10, 210 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो क्या मिलेगा 5 4 जा 20, 1 कैरी है ना, रिमाइंडर बचेगा 1 है, और 10 आएगा और फिर 5 2 जा 10 हो जाएगा, ठीक है, तो मुझे 42 मिल जाएगा। अब 42 मुझे मिल गया। अब 42 और 2 को y2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम, 2 और 42 को जरा मल्टीप्लाई कीजिए, आपको क्या मिलेगा y2 इक्वल, आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, आपको मिल जाएगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, 82 रुपीज आंसर मिल जाएगा। तो y2 आपको क्या मिल गया, टेबल में फिल करने के लिए बोला है रुपीज 82 लिख दीजिए, ठीक है, 82 नहीं 84, ठीक है, 84 रुपीज, ठीक है, 84 रुपीज। अब y2 की वैल्यू तो आपने फाइंड कर ली, यहाँ पे आप इस तरह इसको हाईलाइट कर दीजिए कि y2 की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए x1 और y1 के अकॉर्डिंग ये किसके इक्वल है, x3 और y3 के, x1 y1 x3 और y3 के इक्वल है। तो देखें भाई इक्वल हो रहे हैं कि नहीं, क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो यही कहता है, तो देख लेते हैं ये इक्वल हैं कि नहीं। x1 कितना आ रहा है भाई, x1 है हमारा 5, y1 क्या है 210, x3 क्या है हमारा 4 है, y3 क्या है, इसी तरह लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है, 5 y3 इन इक्वल का साइन 4 इंटू 210। अब y3 तो यही रहने दीजिए, 4 इंटू 210 अपॉन 5, ठीक है, इस तरह से। अब आप देखिए 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 210 को 5 से डिवाइड किया तो 42 आया। अब आप देखिए y3 क्या मिला आपको, 42 इंटू 4 क्या मिलेगा आपको, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, क्लियर लिख देती हूँ, 168 मिलेगा, है ना, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, तो कितना मिला रुपीज 168
68, ठीक है। y3 की वैल्यू 4 मीटर क्लॉथ आया ₹168 का, 2 मीटर क्लॉथ आया ₹84 का, ठीक है। अब देख लीजिए जरा 10 मीटर क्लॉथ कितने रुपए का आएगा। ऐसे ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज करके आप मालूम करिए कि 10 मीटर क्लॉथ कितने रुपए का आएगा। तो देखते हैं भाई 10 मीटर क्लॉथ कितने रुपए का आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा है कि x1 y1 है 5/210। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप x1 और y1 को ही यूज करिए, आप यहाँ पे जो वैल्यू आपने फाइंड कर ली है उनको भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने x3 और y3 की वैल्यू फाइंड कर ली है तो मैं उसको यूज कर सकती हूँ। x2 और y2 की वैल्यू फाइंड कर ली है तो मैं इसे भी यूज कर सकती हूँ। अगर मैं इन दोनों में से x2 y2 x3 y3 को यूज करूंगी तो भी मुझे डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ही आंसर मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या कह रहा है, ये सब डायरेक्ट इक्वल ही तो है। ये x2 x3 x1 x4 x5 y2 y3 y1 y4 ये सब क्या है, सेम रेशो में आ रहे हैं, तभी तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। इन सबके रेशो सेम है। तो अब की बार मैं ऐसा करती हूँ, x2 y2 और x4 और y4 को रख के देखती हूँ, ठीक है। x2 y2 इक्वल x4 y4, यही कहता है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो कहता है x1 y1 x2 y2, है ना, और x3 y3 x4 y4, और भी रेशो हैं जो x4 y4 और भी अगर रेशो हैं तो ये सब क्या, ये सारे रेशो क्या होंगे, इक्वल होंगे, कांस्टेंट होंगे। ये कह रहा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो भाई अब की बार हमने क्या करा, x2 y2 और x4 y4 रख के देखा, ठीक है। आपको वही, अगर आप इसकी जगह आप ये रखो, चाहे आप चाहे इस तरह से करो इसको, चाहे x1 y1 रख के करो और x4 y4 रख के करो, चाहे आप इसको आप ये दो रेशो लो, चाहे आप ये दो रेशो लो, है ना, ये दो रेशो लो चाहे आप ये दो रेशो लो, आंसर आपका सेम ही आएगा। आप भले ही करके देख लेना, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये सब क्या है, ये सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू दे रहे हैं, इसलिए आंसर आपको सेम ही मिलेगा। अब x2 देख लीजिए क्या है भाई, x2 आपका क्या है, x2 तो मेरा 2 है और y2 क्या है 84 है, ठीक है। अब x4 कितना है मेरा, x4 10 है और y4 तो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आप देखेंगे कि 2y4 इक्वल 10 इंटू 84। अब क्या है, y4 तो यही रहेगा और 10 इंटू 84 अपॉन 2, 2 5 जा 10, क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 5 मल्टीप्लाई 84। तो ये y4 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 5 4 जा 20 और 5 8 जा 40, 40 और 2 42, 420। तो 420 y4 की वैल्यू क्या मिल गई आपको, ₹420, ठीक है। आप चाहे यहाँ पे x1 y1 भी रख के देखेंगे तो भी आपको यही आंसर मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। करके बता दूं आपको, देखिए x1 y1 और x4 y4। x1 तो हमारा 5 है, y1 क्या है 210 है और x4 हमारा कितना है 10 है और y4 हमें मालूम करना है। x4 10 ही है ना, देख लीजिए, और y4 मालूम करना है। अब जरा आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 5/4 और ये क्या होगा 210 मल्टीप्लाई 10। अब ये क्या होगा, y4 तो यही रह जाएगा 210 मल्टीप्लाई बाय 10 और 5 यहाँ आएगा तो 5 2 जा 10। अब 2 को जरा 210 से मल्टीप्लाई करिए, आपको क्या मिलेगा, आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा 0, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 420 मिला ना। तो इसलिए आपको आंसर सेम ही मिलते हैं, ठीक है। आप इनमें से कोई सा भी रेशो यूज कर सकते हैं, कोई से भी दो रेशो यूज करके सही आंसर ले सकते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हमने y4 फाइंड कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, अब हम y5 भी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम y5 फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, अब की बार x1 x2 इक्वल
x5 और y5 हम यहाँ पे लिखते हैं। अब आप देखिए x1 तो हमारा 5 है, आपको पता है, और y2 लिखिए यहाँ पे, है ना, y2 क्या है हमारा 210 है, तो x5 क्या आ रहा है मेरा 13 आ रहा है भाई, और y5 क्या है ये है। ठीक है, अब आप देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 5y5 इक्वल 13 इंटू 210, y5 इक्वल 13 इंटू 210 अपॉन 5, यहाँ पे तो 42 मिलेगा, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, करके देख लीजिए, 210 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आपको 42 मिलेगा। y5 इक्वल क्या हो गया 13 मल्टीप्लाई 42, 13 इसको करके देख लेते हैं, 42 को जरा 13 से करिए, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 2 और ये 4। ठीक है, अब आप देखिए कि ये 6 आया, ये 4 आया, 546 आ रहा है, 546, y5 की वैल्यू क्या आ रही है 546 आ रही है, y5 हमको क्या मिल रहा है 546 मिल रहा है, तो यहाँ पे लिख लीजिए रुपीज आपको 546 रुपीज, है ना। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो हमने हमारी टेबल फिल कर ली है। इन्होंने कहा था कि 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर और 13 मीटर क्लॉथ कितने रुपए का आएगा, ये आप टेबल में फिल करके बताइए, तो हमने कर लिया टेबल में फिल। आप चाहें तो यहाँ पे अलग से भी लिख सकते हैं, है ना, अलग से भी हाईलाइट कर दीजिए कि भाई 2 मीटर क्लॉथ आ रहा है, अलग से भी हाईलाइट करके बता दीजिए कि 2 मीटर क्लॉथ आ रहा है 84 रुपीज का, रुपीज 84, 2 मीटर क्लॉथ आ रहा है रुपीज 84, 4 मीटर क्लॉथ आ रहा है, 4 मीटर क्लॉथ आ रहा है कितने मीटर कितने रुपए का आ रहा है 168 रुपीज, रुपीज 168। ठीक है, और आपका 5 मीटर तो उन्होंने दिया ही है, 10 मीटर क्लॉथ आ रहा है आपका, 10 मीटर क्लॉथ आ रहा है रुपीज 420 का। ठीक है, और 13 मीटर क्लॉथ आ रहा है रुपीज कितने का आया था 546 का, 546 रुपीज का। तो इस तरह से आप अलग से भी बता दीजिए, वैसे आपने टेबल में ही पूछा था और टेबल में हमने फिल कर लिया है। अब एग्जाम्पल 1 तो हमने कर लिया है, अब एग्जाम्पल 2 भी देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं, आपके बुक के पेज नंबर 133 से है। एग्जाम्पल 2 कह रहा है एन इलेक्ट्रिक पोल 14 मीटर हाइट, एक इलेक्ट्रिक पोल है, उसकी हाइट कितनी है 14 मीटर है, कास्ट अ शेडो ऑफ 10 मीटर, और 10 मीटर शेडो ये बना रहा है। एक इलेक्ट्रिक पोल है जो 14 मीटर का है और 10 मीटर शेडो बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री दैट कास्ट अ शेडो ऑफ 15 मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन, और उसी की सिमिलर कंडीशन में एक ट्री है जो 15 मीटर शेडो बना रहा है, लेकिन आपको उसकी हाइट नहीं दी है, हाइट आपको बतानी है। कहने का मतलब है कि भाई एक इलेक्ट्रिक पोल है और एक ट्री है, ये दोनों ही शेडो, ये एक सिमिलर पोजीशन में है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोल जो है वह कितने मीटर का है 14 मीटर का है और शेडो बना रहा है 10 मीटर, और जो ट्री है हमारा वह शेडो बना रहा है 15 मीटर, लेकिन उसकी हाइट कितनी है ये आपको बताना है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्री की हाइट तो हमको पता नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, लेट हाइट ऑफ ट्री बी x मीटर मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आप लिखिए लेट हाइट ऑफ ट्री बी x मीटर। ठीक है, अब हम डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन कर रहे हैं स्टूडेंट, तो फिर हम इसको टेबल बना के ही करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आप किस तरह से लिखिए, द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लेंथ ऑफ शेडो इन टेबल, वी शो, इस तरह लिखिए, वी शो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट and length of shadow in table।
ठीक है। अब देखिए, अब हमारी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं सबसे पहले। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इन मीटर, मीटर में ही है ना, इन मीटर, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इन मीटर, ये भी मीटर में, ठीक है। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप x मान लीजिए, और लेंथ ऑफ शेडो, ठीक है ना, लेंथ ऑफ शेडो आप मान लीजिए y, ठीक है। अब इसको हम टेबल में दिखा रहे हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, अच्छे से बनाइएगा। मैं आपके लिए रफ बना रही हूँ, आप अच्छे से स्केल वगैरह से बनाइएगा, अच्छे से सीधी लाइन बना दूँ, और ये इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह कर लीजिएगा। और अब आप देखिए कि आपके जो पोल है उसकी हाइट कितनी है भाई, पोल की हाइट है 14 मीटर, ठीक है, तो यहाँ 14 लिख दीजिए। और पोल शेडो कितने मीटर का बना रहा है, 10 मीटर का, तो यहाँ 10 मीटर लिख दीजिए, ठीक है। अब भाई आपका जो ट्री है उसकी हाइट तो हमें पता नहीं है, तो उसे x मान लीजिए, और शेडो कितने मीटर का बना रहा है, 15 मीटर का, तो यहाँ 15 लिख दीजिए, ठीक है स्टूडेंट। अब आप देखिए कि ये जो आपको एग्जाम्पल दिया है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल लग रहा है, क्योंकि जब शेडो 15 मीटर था तो हाइट x है, और 10 मीटर है तो हाइट 14 है। इसका मतलब क्या है, शेडो, लेंथ ऑफ शेडो अगर कम है तो हाइट कम है, लेंथ ऑफ शेडो अगर ज़्यादा है तो हाइट ज़्यादा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है, तो यहाँ हम लिखेंगे हैंस this is case of direct proportion, ठीक है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, hence this is केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब देखिए, आप अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है तो इसका मतलब क्या है, x1 y1 x1 अपॉन y1 x2 अपॉन y2, इसका मतलब क्या है, x1 अपॉन y1 इक्वल x2 अपॉन y2, है ना। अब इसी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हम इसे सॉल्व करेंगे। अब आप देखिए कि आप इसे मान लीजिए x1, इसे मान लीजिए x2, इसे मानिए y1 और इसे मानिए y2। अब x1 हमारा क्या है भाई, x1 हमारा है 14, y1 क्या है 10 है, और x2 क्या है आपका x है, क्योंकि x2 की वैल्यू हमारे पास है नहीं, x वैल्यू मानी है ना हमने x2 की, तो यहाँ x लिख दीजिए। y2 हमारा 15 है। अब हमें क्या करना है भाई, 14 अपॉन 10 ऐसे ही लिख देना है, इंटू 15 कर देना है, और इक्वल x। कैसे आया, आप देख रहे हैं कि ये जो 15 है ये x से डिवाइड हो रहा है, तो इक्वल के इस साइड आके मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, x तो यहीं रहने दिया, 15 x से डिवाइड हो रहा है तो इक्वल के इस साइड आके मल्टीप्लाई हुआ, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है। पहले 5 से किया 10 और 15 को, फिर हम नीचे 2 आया, 2 को 14 से डिवाइड कर दिया, है ना, तो 2 7 जा 14 आ गया। क्या आया हमारे पास, 7 मल्टीप्लाई 3, ये x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल 21 आ गई, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए हम इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं, क्या तरीका है, अल्टरनेटली we can write क्या कर सकते हैं हम, x1 अपॉन x2 इक्वल y1 अपॉन y2।
ऐसे भी हम इसको करें तो ये हमें 21 आंसर मिलेगा। ठीक है, ये x1 अपॉन x2 y1 अपॉन y2 आया कैसे, ये मैं आपको बता चुकी हूँ डू दिस कराते समय। एक बार और बता देती हूँ, देखिए ये आया कैसे भाई, x1 y1 x2 y2। आपने इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए आपने x की वैल्यू निकाली। अब इस इक्वेशन को हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। कैसे, देखिए ये यहाँ पे आप x1 y2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको। तो भाई हम जब x1 और y2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, इक्वल का साइन, x2 और y1 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। समझ आया आपको, x1 y2 मल्टीप्लाई हो गया, x2 y1 मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई है। अब हमें क्या करना है, जो एक से लेटर है उनको एक साइड ले लेना है। तो x1 यहाँ पे है और x2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है ना y1 से, तो यहाँ आके डिवाइड हो गया। इसी तरह से y1 यहाँ पे पहले से ही है, y2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x1 से, तो यहाँ आके डिवाइड हो गया। इस तरह से हमें मिला x1 x2 y1 y2, ये x1 x2 y1 y2, इस तरह से हमने ये इक्वेशन मिल गई। अब इस इक्वेशन में अगर आप इनकी वैल्यू जो दे रखी है टेबल में वह पुट करेंगे तो आपको 21 ही मिल जाएगा। देखिए कैसे, देखिए x1 तो हमारा क्या है 14 है, x1 क्या है 14 है, y और x क्या है, x2 क्या है x है, x2 x ही है ना। ठीक है स्टूडेंट, y1 हमारा क्या है, y1 हमारा है 10 और y2 क्या है 15 है। अब आप देखिए 14 और 15 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 14 मल्टीप्लाई 15 इक्वल 10 मल्टीप्लाई x, या फिर 10x लिख लीजिए, 10x लिखिए है ना, 10x लिख लीजिए। फिर क्या है x ऐसे ही यहाँ पे छोड़ दीजिए, 14 मल्टीप्लाई 15 इंटू अपॉन 10, क्योंकि यहाँ पे x से 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आके डिवाइड हुआ। फिर वही 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, x की वैल्यू क्या आई 7 इंटू 3, यानी कहने का मतलब है x इक्वल क्या हो गया, x इक्वल हो गया यहाँ पे 21, क्योंकि 7 3 जा 21 होता है ना, तो 21 हो गया। अब देखिए इसको मैं क्या और तरीके से भी आपको बताऊं, वो भी आप समझ लीजिए। भाई यहाँ पे मैंने कहा x1 अपॉन x2 इक्वल y1 अपॉन y2, ये यहाँ पे मैंने लिखा है। अब मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकती हूँ, x1 रेशो x2, y1 रेशो y2, ऐसे भी तो लिख सकती हूँ स्टूडेंट मैं इसको। अब अगर मैं इसको इस तरह से लिख रही हूँ x1 रेशो x2 प्रपोर्शन y1 रेशो y2, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, प्रपोर्शन का साइन लगाऊं या इक्वल का साइन लगाऊं, मैं इक्वल का साइन भी लगा सकती हूँ, ऐसे भी लिख सकती हूँ x1 रेशो x2 इक्वल y1 रेशो y2, ऐसे भी लिख सकती हूँ। प्रपोर्शन का साइन लगा के आपको बता देती हूँ, ठीक है, ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं। इसको आप इस तरीके से भी लिख के कर सकते हैं। कैसे, x1 की जगह आप लिख दीजिए 14 और x2 की जगह आप x लिख दीजिए, क्योंकि x2 की वैल्यू तो x ही है ना, फाइंड नहीं है ना, इसलिए। अब यहाँ पे आप रेशो का साइन लगाइए। y1 क्या है भाई, y1 10 है, y2 क्या है 15 है, 15 ही है ना, जो भी वैल्यू दे रखी है वही रखनी है। अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, आपको मीन वैल्यू, ये अंदर वाले जो है ना x और 10, ये मीन वैल्यू कहलाते हैं, मीन प्रोडक्ट कहलाते हैं, और ये जो बाहर वाले हैं इनको एक्सट्रीम प्रोडक्ट कहते हैं। तो एक्सट्रीम नंबर्स का प्रोडक्ट कर दीजिए और जो अंदर के नंबर है उनका प्रोडक्ट कर लीजिए। तो एक्सट्रीम तो क्या है मेरे 14 और 15 है, और मीन क्या है मेरा 10x है ना, 10 इंटू एक्स या 10x। अब देखिए भाई x तो यहीं छोड़ दीजिए, आप x छोड़ दीजिए यहीं, और 14 इंटू 15 कीजिए और 10 को यहाँ पे डिवाइड कीजिए। फिर क्या है 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, क्या मिल गया आपको 7 मल्टीप्लाई 3 इक्वल x, और x की वैल्यू मिल गई 21। तो इस तरह से स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि हमने ये जो आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन निकालने का
जो ये तरीका है, इस तरीकों को जब हमने और सिंप्लीफाई किया तो ये तरीका बना, और इस तरीके से भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं, और इसको हम इस तरह से रेशो की फॉर्म में लिख के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। जो भी तरीका आपको सही लगे उससे आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन निकाल सकते हैं। आई होप एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट एग्जाम्पल 1 और 2 तो हमने कर लिए हैं। अब हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, वहाँ हम करेंगे एग्जाम्पल 3 और 4। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।